कहते हैं, अगर इरादे मजबूत हो तो किस्मत भी झुक जाती है। भारत के इतिहास में कई नेता आए, लेकिन कुछ ही ऐसे हुए जिन्होंने देश की सोच को बदल दिया। और उन्हीं में से एक नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक ऐसा नाम जिसने चाय बेचने वाले बच्चे से भारत के प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया। आज हम आपको सुनाएंगे नरेंद्र मोदी की वो कहानी जो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, संघर्ष और सेवा भावना की प्रेरणा है। तो चलिए शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी का बचपन और शुरुआती जीवन। कहते हैं, जिंदगी का असली इम्तिहान उस वक्त शुरू होता है जब हालात हमारे खिलाफ हो, लेकिन सपने अब भी जिंदा हो। भारत के इतिहास में कई ऐसे लोग हुए जिन्होंने गरीबी, संघर्ष और मुश्किलों के बीच अपने सपनों को सच किया। लेकिन नरेंद्र मोदी की कहानी कुछ अलग है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि आम भारतीयों की उम्मीदों की कहानी है। 17 सितंबर 1950 गुजरात के वडनगर नाम के छोटे से कस्बे में एक सामान्य परिवार में नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म हुआ। उनके पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी रेलवे स्टेशन के पास एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे और माँ हीराबेन मोदी घर संभालती थी। परिवार बड़ा था, कमाई छोटी, लेकिन उस छोटे से घर में सबसे बड़ी चीज थी सपनों की कोई कमी नहीं। छोटे नरेंद्र सुबह सुबह उठकर पिता के साथ स्टेशन जाते, यात्रियों को चाय परोसते और इसी बीच लोगों से बातें करते हुए दुनिया को समझने की कोशिश करते। कई बार लोग उन्हें देखकर कहते, ये बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा। किसी को क्या पता था कि यही बच्चा कभी भारत का भविष्य लिखने वाला प्रधानमंत्री बनेगा। पढ़ाई में नरेंद्र औसत थे, लेकिन डिसिप्लिन और मेहनत के मामले में सबसे आगे। उन्हें बचपन से ही देशभक्ति, सेवा और समाज के लिए कुछ करने की चाह थी। स्कूल में जब कोई कार्यक्रम होता तो नरेंद्र हमेशा लीडर की भूमिका निभाते, चाहे वो भाषण देना हो या लोगों को संगठित करना हो। उनमें एक प्राकृतिक नेतृत्व की झलक तब से ही दिखती थी। रात को दीपक की रोशनी में पढ़ना, दिन में दुकान पर मदद करना, यही उनकी दिनचर्या थी। लेकिन इन सब के बीच भी नरेंद्र के मन में कुछ और चल रहा था। उन्हें हमेशा लगता था वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े उद्देश्य के लिए जन्मे हैं। कहते हैं, कुछ लोग अपनी मंजिल खुद नहीं चुनते, मंजिल उन्हें चुन लेती है। शायद नरेंद्र मोदी भी उन्हीं में से एक थे। बचपन के संघर्षों ने उन्हें मजबूत बनाया, गरीबी ने उन्हें सहनशील बनाया और चाय बेचते बेचते उन्होंने लोगों से जुड़ने की कला सीखी। वही कला जिसने बाद में उन्हें जनता का नेता बना दिया। लेकिन जब बाकी बच्चे नौकरी या बिजनेस के सपने देख रहे थे, नरेंद्र ने एक दिन घर छोड़ दिया। क्यों? कहाँ गए वो? क्या ये वही मोड़ था जहां से चाय वाला नरेंद्र, नेता नरेंद्र मोदी बनने की शुरुआत थी? जानिए अगले पार्ट में कैसे घर छोड़ने के बाद नरेंद्र मोदी की जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने उन्हें राष्ट्र सेवा और राजनीति के रास्ते पर हमेशा के लिए आगे बढ़ा दिया। नरेंद्र मोदी का छात्र जीवन और आरएसएस से जुड़ाव। घर छोड़ देने के बाद मोदी की जिंदगी किसी खुले मैदान की तरह थी, जहां हर दिशा में रास्ते थे, लेकिन कौन सा रास्ता मंजिल तक जाएगा ये कोई नहीं जानता था। कई लोगों के लिए पल डरावना होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए ये खुद खोजने का समय था। किशोर नरेंद्र ने भारत के कई हिस्सों की यात्राएं की, कभी हिमालय की शांत घाटियों में साधुओं के बीच, तो कभी रामकृष्ण मिशन आश्रम में सेवा भाव सीखा। वो समझना चाहते थे देश क्या है और असली सेवा का मतलब क्या होता है। इन यात्राओं ने उन्हें एक आध्यात्मिक और अनुशासित व्यक्ति बना दिया। वो न सिर्फ अपने अंदर की ताकत खोज रहे थे, बल्कि ये भी समझ रहे थे भारत की आत्मा उसकी जनता में बसती है। इन सफरों ने नरेंद्र को साधु नहीं बनाया, बल्कि उन्हें एक ऐसा व्यवहारिक देशभक्त बना दिया जो समाज की असल समस्याओं को नजदीक से देख रहा था। वो देखते थे लोगों के पास मेहनत है, लेकिन मौके नहीं। वो समझने लगे अगर भारत को बदलना है तो उसके लिए सेवा के साथ संगठन की जरूरत है। और यही सोच उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दरवाजे तक ले आई। 1970 के दशक की शुरुआत में नरेंद्र मोदी ने आरएसएस से जुड़ाव किया। ये संगठन भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक
और राष्ट्रवादी मूल्यों पर आधारित था। आरएसएस की शाखाओं में नरेंद्र ने सीखा कैसे अनुशासन, समय की पाबंदी और टीम वर्क से समाज को बदला जा सकता है। वो सुबह शाखा में झंडा फहराते, लोगों को एकता और सेवा का संदेश देते और शाम को युवाओं को प्रेरित करते थे कि देश के लिए कुछ करो। आरएसएस ने नरेंद्र मोदी के जीवन की दिशा बदल दी। यहाँ उन्होंने जाना कि सेवा सिर्फ दान या मदद नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। धीरे धीरे नरेंद्र ने संगठन में अपनी जगह बनाई। उनकी ईमानदारी, तेज सोच और काम के प्रति समर्पण देखकर वरिष्ठ स्वयंसेवक भी प्रभावित हुए। उन्होंने छोटे छोटे कार्यों से शुरुआत की, सभी कार्यक्रमों का प्रबंधन, कभी प्रचारक के रूप में गांव गांव जाकर लोगों से संवाद। वो खामोशी से काम करने वाले व्यक्ति थे, जो नाम के पीछे नहीं, काम के पीछे चलते थे। एक समय ऐसा भी आया जब आरएसएस ने उन्हें पूर्णकालिक प्रचारक बना दिया। इसका मतलब था अब उनका जीवन पूरी तरह संगठन को समर्पित है। न तनख्वाह, न आराम, न परिवार, सिर्फ एक मिशन, भारत माता की सेवा। इस भूमिका में नरेंद्र मोदी ने सैकड़ों गांवों में यात्राएं की, लोगों की बातें सुनी, उनकी समस्याएं समझी और समाज को जोड़ने का काम किया। वो मानते थे अगर जनता को जागरूक कर दिया जाए तो भारत अपने आप मजबूत बन जाएगा। 1975 में जब भारत में आपातकाल लगाया गया तो नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो भूमिगत होकर गुप्त रूप से संगठन को संचालित करते रहे और लोकतंत्र की मशाल बुझने नहीं दी। ये दौर उनके लिए संघर्ष और साहस की असली परीक्षा था और उन्होंने यहाँ परीक्षा शानदार तरीके से पास की। अब नरेंद्र मोदी सिर्फ एक स्वयंसेवक नहीं रहे, वो बन चुके थे एक प्रभावशाली विचारक और जनसेवक। उनकी सोच थी, जब तक देश का आखिरी व्यक्ति खुश नहीं, तब तक विकास अधूरा है। लेकिन अब सवाल यह है, एक शांत प्रचारक जो समाज की सेवा में लगा था, वो आखिर राजनीति की दुनिया में कैसे आया? किस मोड़ पर नरेंद्र मोदी का सफर आरएसएस से बीजेपी तक पहुंचा? जानिए अगले पार्ट में। नरेंद्र मोदी का राजनीति में कदम और गुजरात के नेता के रूप में उदय। दोस्तों, कहते हैं हर महान यात्रा में एक ऐसा मोड़ आता है जहां नीति खुद रास्ता दिखाने लगती है। नरेंद्र मोदी के जीवन में भी एक ऐसा ही मोड़ आया जब एक प्रचारक का सफर राजनीति के मैदान की ओर मुड़ गया। 1970 के दशक के आखिर में नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में तेजी से ऊपर बढ़ रहे थे। उनकी संगठन अक्षमता, अनुशासन और लोगों से जुड़ने की कला वरिष्ठ नेतृत्व को प्रभावित कर रही थी। इसी दौरान भारत में राजनीति की नई लहर उठ रही थी। जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद और विकास के नए विचारों के साथ उभर रही थी। आरएसएस ने अपने सक्षम स्वयंसेवकों को बीजेपी में भेजना शुरू किया ताकि देश की राजनीति में भी सांस्कृतिक और संगठनात्मक मूल्यों की आवाज बुलंद हो। और यही वह पल था जब नरेंद्र मोदी को पहली बार राजनीतिक जिम्मेदारी सौंपी गई। वो बने भारतीय जनता पार्टी के संगठनकर्ता। एक ऐसा रोल जिसमें ना चमक थी, ना सत्ता की दौड़, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी पार्टी को जनता के बीच पहुंचाने की। मोदी जी ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया। वो घंटों पैदल चलकर गांव-गांव जाते, स्थानीय नेताओं से मिलते और युवाओं को समझाते कि राजनीति सिर्फ सत्ता नहीं, सेवा का माध्यम है। उनका एक ही मंत्र था, काम इतना करो कि पहचान खुद बन जाए। धीरे धीरे बीजेपी के अंदर मोदी की रणनीति और काम की चर्चा बढ़ने लगी। 1987 में नरेंद्र मोदी को अहमदाबाद नगर निगम चुनाव की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने संगठन की योजना इतनी स्ट्रिक्ट बनाई कि बीजेपी ने उस चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। ये वही पल था जब लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेता उनकी क्षमता को पहचानने लगे। मोदी अब केवल एक स्वयंसेवक नहीं, बल्कि एक रणनीतिकार बन चुके थे। 1990 के दशक में जब राम जन्मभूमि आंदोलन और सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा जैसी ऐतिहासिक घटनाएं हुई, तो नरेंद्र मोदी ने इन अभियानों के संगठन में अहम भूमिका निभाई। वो रथ यात्रा के पूरे कार्यक्रम की योजना, सुरक्षा व्यवस्था और जनसंपर्क की जिम्मेदारी निभा रहे थे। इस अभियान ने बीजेपी को देश भर में नई पहचान दी और नरेंद्र मोदी को संगठन के भीतर एक मजबूत योजनाकार के रूप में स्थापित किया।
उनकी कार्यशैली अलग थी। वो देर रात तक काम करते, हर विवरण पर ध्यान देते और छोटी से छोटी चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते। साथ ही वो कभी कभी मीडिया के सामने नहीं आते थे, क्योंकि उनका विश्वास था काम बोलना चाहिए, इंसान नहीं। 1995 तक नरेंद्र मोदी का नाम गुजरात बीजेपी के सबसे कुशल संगठनकर्ता के रूप में जाने जाने लगा। उनकी योजना, प्रबंधन और चुनावी रणनीतियां पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जा रही थी। लेकिन मोदी जी की यात्रा यहीं तक नहीं रुकने वाली थी। अब वक्त था एक और बड़ी जिम्मेदारी का, जो उन्हें गुजरात की सत्ता के द्वार तक ले जाएगी। पर सवाल है, जब नरेंद्र मोदी संगठन के इतने मजबूत व्यक्ति थे, तो आखिर गुजरात के मुख्यमंत्री पद तक उनका रास्ता कैसे बना? कौन सी ऐसी घटना हुई जिसने एक रणनीतिकार को नेता बना दिया? जानिए अगले पार्ट में नरेंद्र मोदी का गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उदय। वक्त का पहिया कभी एक जगह नहीं रुकता। जो कभी पर्दे के पीछे काम करता था, एक दिन वही शख्स मंच के केंद्र पर आ खड़ा हुआ। ये कहानी है उस पल की, जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार नेतृत्व की बागडोर अपने हाथों में ली। साल था सन 2001। गुजरात अभी अभी एक भयंकर भूकंप से गुजर रहा था। हजारों लोगों की जान चली गई, शहर खंडर में बदल गए और राज्य की व्यवस्था हिल चुकी थी। ऐसे कठिन समय में गुजरात को चाहिए था एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व। उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल थे, लेकिन स्वास्थ्य समस्याओं और संगठनात्मक चुनौतियों के कारण पार्टी को लगा कि राज्य को एक नए नेतृत्व की जरूरत है। बीजेपी नेतृत्व ने दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई और इसी बैठक में एक नाम सामने आया। वो तब तक सिर्फ एक संगठनात्मक चेहरा था और वो नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 26 अक्टूबर सन 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे कठिन इम्तिहान था, क्योंकि उनके सामने दो बड़ी चुनौतियां थी। एक तरफ भूकंप से तबाह गुजरात और दूसरी तरफ राजनीतिक अस्थिरता। मुख्यमंत्री बनते ही मोदी ने राज्य के पुनर्निर्माण को अपनी पहली प्राथमिकता बनाया। उन्होंने कहा, गुजरात फिर उठेगा और पहले से ज्यादा मजबूती से उठेगा। उनकी कार्यशैली बिल्कुल अलग थी। फील्ड विजिट, नॉन स्टॉप मीटिंग और तेज फैसले। लोगों ने पहली बार देखा कि एक नेता वास्तव में काम के जरिए बोल रहा है, सिर्फ भाषणों से नहीं। लेकिन सन 2002 में गुजरात ने एक काले अध्याय का सामना किया, गोधरा कांड और उसके बाद हुए दंगे। इन दंगों ने पूरे देश को झकझोर दिया और नरेंद्र मोदी, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उन पर भी सवाल उठे। कड़ी आलोचनाएं, विरोध और राजनीतिक तूफान, ये उनके कैरियर की सबसे कठिन परीक्षा थी। कई लोगों ने उनसे इस्तीफे की मांग की, लेकिन मोदी ने कहा, सच्चाई को वक्त साबित करेगा। उन्होंने न केवल हालात को संभाला, बल्कि गुजरात को फिर से विकास के रास्ते पर लाने में पूरी ताकत झोंक दी। सन 2003 के बाद गुजरात ने एक नई सुबह देखी। मोदी ने शुरू किया विकास का मॉडल, जो आने वाले समय में पूरे देश में पॉपुलर हुआ। उन्होंने सड़कों, बिजली, शिक्षा और उद्योग पर खास ध्यान दिया। वाइब्रेंट गुजरात समिट के जरिए देश विदेश के निवेशकों को राज्य में आमंत्रित किया। जहां कभी लोग नौकरी की तलाश में बाहर जाते थे, अब वहां रोजगार के मौके बनने लगे। उन्होंने किसानों के लिए सुजलाम सुफलाम योजना शुरू की, जिससे सिंचाई की समस्या में बड़ी राहत मिली। ग्रामीण इलाकों में बिजली पहुंचाई और महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी। धीरे धीरे नरेंद्र मोदी की पहचान एक ऐसे नेता की बनने लगी, जो कम बोलता है और काम ज्यादा करता है। सन 2007 और फिर सन 2012 में गुजरात ने नरेंद्र मोदी को भारी बहुमत से फिर मुख्यमंत्री बनाया। ये जीते केवल राजनीतिक नहीं थी, ये थी जनता के विश्वास की मोहर। हर चुनाव के साथ नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास बढ़ता गया और साथ ही बढ़ी उनकी राष्ट्रीय पहचान। अब वे सिर्फ गुजरात के नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के चहेते चेहरों में शामिल हो चुके थे। लेकिन सवाल यह है, क्या गुजरात की सीमाओं से बाहर नरेंद्र मोदी का यह विकास मॉडल पूरे देश में काम कर सकता था? और क्या मोदी, जो कभी चाय बेचते थे, अब भारत के प्रधानमंत्री बनने की राह पर थे? यही जानिए अगले पार्ट में। नरेंद्र मोदी का
प्रधानमंत्री पद तक का सफर और सन 2014 की ऐतिहासिक जीत। कहते हैं हर मंजिल तक पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। नरेंद्र मोदी के लिए भी ये सफर आसान नहीं था। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किया वो अब पूरे देश की नजरों में आ चुका था। लोग कहने लगे अगर गुजरात बदल सकता है तो भारत क्यों नहीं। सन 2001 से सन 2013 तक मोदी ने गुजरात को विकास, पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता का प्रतीक बना दिया। सड़कें, बिजली, पानी और निवेश, हर क्षेत्र में नतीजे दिखने लगे। यहाँ तक कि विदेशी नेता भी गुजरात मॉडल की चर्चा करने लगे। लेकिन इन सब के बीच मोदी के अंदर एक और सपना पल रहा था, भारत को एक नई दिशा देने का। सन 2013 में बीजेपी ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा निर्णय लिया। पार्टी ने नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव सन 2014 के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। ये फैसला आसान नहीं था। पार्टी के अंदर मतभेद थे, विपक्ष की आलोचनाएं थी, लेकिन जनता का उत्साह कुछ और ही कह रहा था। लाखों लोग सड़कों पर मोदी के समर्थन में उतर आए और देश के हर कोने में एक ही नारा गूंजने लगा, अब की बार मोदी सरकार। नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार इतिहास का सबसे अनोखा अभियान बना। उन्होंने टेक्नोलॉजी और संवाद को हथियार बनाया। 3D होलोग्राम रैलियां, सोशल मीडिया पर लाइव संबोधन और जनता के बीच सीधा जुड़ाव। उनका हर भाषण युवाओं के दिल में ऊर्जा भर देता था। वो कहते थे मैं प्रधानमंत्री बनने नहीं, प्रधान सेवक बनने आया हूँ। मोदी की रैलियां सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुकी थी। लोग उनके भाषणों में खुद को देखते थे। गरीब को उम्मीद, युवाओं को अवसर और देशभक्तों को एक नया विश्वास मिलता था। उनका हर वादा लोगों के दिलों को छूता था। सशक्त भारत, स्वच्छ भारत, डिजिटल भारत, अब ये केवल नारे नहीं रहे बल्कि एक नई सोच बन चुकी थी। और फिर आया 16 मई सन 2014, वो दिन जिसने भारत की राजनीति की दिशा ही बदल दी। भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया और नरेंद्र दामोदर दास मोदी बने स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो गरीब परिवार से आते थे और जिन्होंने आरएसएस से शुरू होकर संसद के सर्वोच्च पद तक का सफर तय किया। 16 मई सन 2014 को जब नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो वो सिर्फ वो नहीं बल्कि पूरा भारत भावनाओं से भर गया। एक चाय बेचने वाले का प्रधानमंत्री बनना हर उस भारतीय के लिए प्रेरणा बन गया जो संघर्ष में भी उम्मीद नहीं छोड़ता। वो बोले ये सरकार गरीबों को समर्पित है, हम सब मिलकर नया भारत बनाएंगे। नरेंद्र मोदी का सत्ता तक पहुंचना सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं थी बल्कि ये भारत की जनता की आकांक्षाओं की जीत थी। वो अब सिर्फ गुजरात के नहीं बल्कि 125 करोड़ भारतीयों के नेता बन चुके थे। लोगों को लगने लगा शायद अब वो सपना सच होगा जिसमें भारत विश्व गुरु बनकर उभरेगा। लेकिन सवाल अब यह था, क्या नरेंद्र मोदी अपनी उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? क्या प्रधानमंत्री बनने के बाद वो देश को वो बदलाव दे पाए जो उन्होंने वादा किया था? जानिए अगले भाग में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की नीतियां, कार्य और ऐतिहासिक फैसले। सन 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो देश की जनता में उम्मीद की एक नई लहर उठी। हर कोई जानना चाहता था क्या मोदी सरकार सच में अच्छे दिन ला पाएगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने नीति, नियत और निष्ठा से शुरुआत की। उनका लक्ष्य साफ था, एक ऐसा भारत जहां हर गरीब को सम्मान मिले, हर युवा को अवसर मिले और हर नागरिक को विकास का हक मिले। तो जानिए नरेंद्र मोदी की कुछ योजनाएं। पहली, आर्थिक सुधार और जन कल्याण योजनाएं। मोदी सरकार का पहला बड़ा कदम था प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना के तहत करोड़ों गरीबों के बैंक खाते खोले गए ताकि हर भारतीय औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़ सके। इसके बाद आई प्रधानमंत्री उज्जवल योजना जिसने लाखों महिलाओं को धुएं से राहत दी और प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीबों को पक्के घर का सपना पूरा करने में मदद की। इन योजनाओं ने मोदी सरकार को आम लोगों के दिलों में जगह दी। उनका फोकस सिर्फ विकास पर नहीं बल्कि समावेशी विकास पर था जहां हर वर्ग को साथ लेकर चलना था। दूसरा, डिजिटल इंडिया
और टेक्नोलॉजी क्रांति। सन 2015 में मोदी ने लॉन्च किया डिजिटल इंडिया मिशन। लक्ष्य था भारत को टेक्नोलॉजी से सशक्त बनाना। सरकारी सेवाएं ऑनलाइन हुई, डिजिटल पेमेंट सिस्टम जैसे यूपीआई, भीम ऐप आए और स्टार्टअप इंडिया ने युवाओं को इनोवेशन की राह दी। मोदी का मानना था अगर 21वीं सदी का भारत आगे बढ़ना चाहता है तो उसे टेक्नोलॉजी को अपनाना ही होगा। तीसरा, किसान और गांवों पर ध्यान। किसानों के लिए लाया गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पीएम किसान, जिसके तहत हर किसान के खाते में सीधे आर्थिक मदद दी गई। गांव में बिजली, सड़क और इंटरनेट पहुंचाने पर जोर दिया गया। भारत के ग्रामीण चेहरे को बदलना मोदी की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक था। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वच्छ भारत अभियान। मोदी ने कहा देश तभी आगे बढ़ेगा जब सफाई एक आदत नहीं संस्कार बने, और इसी सोच से शुरू हुआ स्वच्छ भारत अभियान। लाखों शौचालय बने, गांव-गांव में सफाई आंदोलन चला और भारत धीरे धीरे स्वच्छता की दिशा में आगे बढ़ा। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी मिशन, मेक इन इंडिया और बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट देश को आधुनिकता की राह पर ले गए। पांचवा, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक पहचान। मोदी सरकार की सबसे बड़ी ताकतों में से एक रही राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति। सन 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक ने दुनिया को बता दिया भारत अब किसी भी हमले का जवाब देने से नहीं डरता। विदेश नीति में मोदी ने भारत की पहचान को मजबूत किया। अमेरिका, जापान, फ्रांस, यूएई और इजराइल जैसे देशों से नए संबंध बनाए और भारत की छवि को एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया। छठा, आत्मनिर्भर भारत और कोविड-19 प्रबंधन। कोविड महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया ठहर गई थी, तब मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया। भारत ने अपने दम पर वैक्सीन बनाई, मेडिकल सप्लाई की और लाखों लोगों को मुफ्त टीका दिया। ये दौर भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया। नरेंद्र मोदी की नीतियां सिर्फ कागजों पर नहीं रही, बल्कि उन्होंने आम भारतीय के जीवन को छुआ। गरीब से लेकर युवा तक हर वर्ग को लगा कि देश में कुछ बदल रहा है। लेकिन हर नीति के साथ चुनौतियां भी आई। आलोचनाएं हुई, आर्थिक फैसलों पर सवाल उठे और विपक्ष ने कई बार मोदी सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। अब सवाल यह है, क्या नरेंद्र मोदी की इन नीतियों ने वास्तव में भारत को बदला है या ये बदलाव केवल राजनीतिक प्रचार तक सीमित रह गया? यही जानेंगे अगले पार्ट में। मोदी सरकार की चुनौतियां, आलोचनाएं और विवाद। दोस्तों, हर बड़े नेता के साथ बड़ी चुनौतियां आती है और नरेंद्र मोदी का सफर भी इससे अछूता नहीं रहा। जहां एक ओर उन्होंने विकास की नई परिभाषा लिखी, वहीं दूसरी ओर उन्हें कड़ी आलोचनाओं और विवादों का सामना भी करना पड़ा। जैसे पहला, नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 की रात जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया और कहा आज आधी रात से 500 और 1000 के नोट बंद होंगे, पूरा देश सन्न रह गया। सरकार का दावा था इससे काला धन, भ्रष्टाचार और नकली नोटों पर रोक लगेगी, लेकिन नतीजे मिश्रित रहे। लोगों को बैंकों की लाइनों में घंटों खड़ा रहना पड़ा, छोटे व्यापार ठप हो गए और विपक्ष ने इसे आर्थिक आपदा कहा। फिर भी मोदी के समर्थकों ने इसे देश हित में लिया गया साहसी निर्णय बताया। दूसरा, जीएसटी, एक राष्ट्र एक टैक्स। इसके बाद आया गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, भारतीय टैक्स सिस्टम में सबसे बड़ा सुधार। सरकार का कहना था इससे व्यापार सरल होगा, लेकिन शुरुआती दौर में तकनीकी दिक्कतें, टैक्स रेट की जटिलता और व्यापारियों की परेशानी बढ़ी। आलोचनाओं के बावजूद आज जीएसटी भारत की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। तीसरा, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था की चुनौती। मोदी सरकार को सबसे ज्यादा आलोचना बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था की सुस्ती पर झेलनी पड़ती है। कई रिपोर्टों में दावा किया गया कि युवाओं के लिए पर्याप्त नौकरी नहीं बनी और जीडीपी ग्रोथ उम्मीद से कम रही। विपक्ष ने सवाल उठाए, क्या मोदी सरकार केवल बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है? लेकिन मोदी समर्थकों का जवाब था, परिवर्तन धीरे धीरे आता है और दीर्घकालिक सुधारों का असर आने वाले सालों में दिखेगा। चौथा,
नागरिकता कानून और विरोध प्रदर्शन। 2019 में नागरिकता संशोधन कानून सीएए आने के बाद देश भर में विरोध की लहर उठी। विपक्ष ने इसे धार्मिक आधार पर भेदभाव बताया। वहीं सरकार का तर्क था, ये कानून शरणार्थियों को न्याय देने के लिए है। इस दौरान देश के कई हिस्सों में हिंसा हुई, लेकिन मोदी डटे रहे। उनका कहना था, ये फैसला राष्ट्र हित में है और इससे कोई भारतीय नागरिक प्रभावित नहीं होगा। पांचवा, कोविड-19 महामारी, नेतृत्व की असली परीक्षा। सन 2020 में आई कोविड-19 महामारी ने मोदी के नेतृत्व की सबसे बड़ी परीक्षा ली। पूरे देश में लॉकडाउन लगा, लाखों मजदूरों को घर लौटने में कठिनाई हुई, सरकार पर तैयारी की कमी के आरोप लगे। लेकिन बाद में भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन ड्राइव चलाई और करोड़ों लोगों तक मुफ्त वैक्सीन पहुंचाई। मोदी ने हर चुनौती को एक मिशन बना दिया और जनता को साथ लेकर चलने की कोशिश की। छठा, विपक्ष और अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाएं। विपक्ष ने कई बार मोदी पर आरोप लगाए, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के, मीडिया पर दबाव बनाने के और असहमति की आवाजों को दबाने के लिए। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भारत की लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर सवाल उठाए, लेकिन इसके बावजूद मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। सातवां, जनता में अटूट लोकप्रियता। सारी आलोचनाओं, चुनौतियों और विरोधों के बावजूद नरेंद्र मोदी आज भी भारत के सबसे लोकप्रिय नेताओं में गिने जाते हैं। 2019 के चुनाव में उन्होंने पहले से भी ज्यादा बहुमत के साथ वापसी की। उनका करिश्मा, व्यक्तित्व, कौशल और जनसंपर्क उन्हें एक ब्रांड मोदी बनाता है। लोगों के लिए वो सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक उम्मीद, एक विचारधारा और एक प्रेरणा बन चुके हैं। हर आलोचना, हर चुनौती मोदी को और मजबूत बनाती गई। उन्होंने बार बार साबित किया कि अगर नीयत साफ हो और इरादा अडिग हो तो हर तूफान से पार पाया जा सकता है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आने वाले सालों में भी इसी तरह बरकरार रह पाएगी? क्या वो आने वाले चुनाव में फिर इतिहास दोहराएंगे या अब जनता किसी नए विकल्प की तलाश में है? यही जानेंगे अगले पार्ट में। भारत के भविष्य और नरेंद्र मोदी की विरासत। दोस्तों, किसी नेता की सच्ची सफलता का अंदाजा उसके पद छोड़ने के बाद होता है, जब उसकी सोच और उसके कार्य किसी राष्ट्र की आत्मा में बस जाते हैं। नरेंद्र मोदी की कहानी अब उसी मोड़ पर है। वो केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार, एक युग और एक दृष्टि बन चुके हैं। नए भारत की दृष्टि। जैसे पहला, नया भारत, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी। मोदी के कार्यकाल में भारत ने बार बार दिखाया कि अब वो किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता। आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक संकल्प बन गया, जहां भारत खुद अपनी तकनीक बनाए, अपने बिजनेस को बढ़ाए और अपने लोगों को सशक्त बनाए। चंद्रयान से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत ने दुनिया को दिखा दिया, अब वो पिछलग्गू नहीं है, बल्कि पथ प्रदर्शक बन चुका है। दूसरा, युवाओं का भारत, नवाचार और अवसरों की धरती। मोदी का एक बड़ा योगदान ये रहा, भारतीय युवाओं में आत्मविश्वास जगाना। जैसे स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया जैसी योजनाओं ने लाखों युवाओं को दिशा दी। अब भारत का युवा केवल नौकरी खोजने वाला नहीं है, बल्कि नौकरी देने वाला बन रहा है। वो सोचता है बड़ा, करता है तेज और दुनिया को बदलने की अक्षमता रखता है। तीसरा, वैश्विक मंच पर भारत की पहचान। मोदी की विदेश नीति ने भारत को वैश्विक मंच पर नई ऊंचाई दी। अब भारत केवल एक दर्शक नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति के रूप में देखा जाता है। चाहे जलवायु परिवर्तन हो या फिर विश्व अर्थव्यवस्था, भारत की राय अब अनसुनी नहीं की जा सकती। 2023 में भारत ने G20 समिट की मेजबानी कर पूरी दुनिया को दिखाया कि अब भारत वैश्विक नेतृत्व की राह पर है। चौथा, परंपरा और आधुनिकता का संगम। मोदी के शासन में भारत ने अपने संस्कृति और परंपरा को नई ऊर्जा दी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, राम मंदिर निर्माण, आयुर्वेद और योग को वैश्विक पहचान, इन सब ने भारत की आत्मा को फिर से जगाया। साथ ही हाईवे, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, 5G नेटवर्क ने आधुनिक भारत की तस्वीर बनाई। ये वही संगम है जहां सनातन संस्कृति और सिलिकॉन वैली साथ चल रहे हैं। पांचवा, आलोचनाओं के बावजूद बनी विरासत। हर नेता की तरह मोदी की विरासत पर भी सवाल उठेंगे। किसी के लिए वो भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने वाले सुधारक हैं, तो किसी के लिए सख्त और विवादास्पद शासक।
लेकिन एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता, नरेंद्र मोदी ने भारत को स्थिरता, पहचान और दिशा दी। उन्होंने दिखाया कि अगर इरादा सच्चा हो तो इतिहास भी झुकता है। छठा, भविष्य की राह, चुनौतियां और संभावनाएं। भविष्य का भारत अब क्रॉस रोड पर खड़ा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु संकट, बेरोजगारी और बदलती विश्व राजनीति, इन सब के बीच भारत को सही दिशा देनी होगी। मोदी की नीतियां नींव रख चुकी है, लेकिन अब आने वाली पीढ़ियों पर इस विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। नरेंद्र मोदी की यात्रा हमें सिखाती है कि संघर्ष में संभावना होती है और सीमाओं में सामर्थ्य है। एक चाय बेचने वाले से लेकर विश्व के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक बनना, ये कहानी केवल मोदी की नहीं बल्कि हर उस भारतीय की है जो सपने देखने की हिम्मत रखता है। लेकिन अब ये सवाल है, आने वाले वर्षों में भारत नई चुनौतियों का सामना कैसे करेगा? क्या नरेंद्र मोदी की विरासत उस समय भी देश को सही दिशा दे पाएगी? क्या भारत वाकई विश्व गुरु बनने की राह पर है, या यह सपना अभी अधूरा है? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की कहानी हमें ये सिखाती है, किसी व्यक्ति की शुरुआत चाहे कितनी भी साधारण क्यों ना हो, अगर इरादे ऊंचे हो और नियत साफ हो तो कोई भी भारत के इतिहास में अमिट छाप छोड़ सकता है। लेकिन एक सवाल आज भी सबके मन में है, क्या नरेंद्र मोदी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना 2047 तक सच कर पाएंगे? क्या आने वाले सालों में देश की दिशा कुछ और होगी? आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।